आपको इस चैनल में स्वागत है। और आज हम पिछले वीडियो के जो पार्ट है उससे ही शुरू करने वाले हैं। जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम शुरू करेंगे फिर से। मुझे आशा है कि आपने पहला पार्ट ज़रूर देखा होगा और उसको खुद से एक बार एनसीईआरटी से पढ़ा होगा, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और इसके आगे से जहाँ से हमने छोड़ा था, जितना मुझे याद है कि हमने यहाँ छोड़ा था, इसके आगे से हम शुरू करेंगे। ठीक है। फिर से मेरा वही निवेदन है कि आप अपना पेंसिल, अपना एनसीईआरटी किताब लेके बैठे और कुछ ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है। चलिए थोड़ा चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ वही अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स के बारे में बात किया गया है। जहाँ कैपिटल टी का मतलब डोमिनेंट और स्मॉल टी का मतलब रिसेसिव है। ठीक है। तो ये इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम जो दो टर्म के बारे में बात करेंगे वो है दिस, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस यहाँ कहीं लिखा होगा नीचे। ठीक है। होमोजाइगस का मतलब यही है, होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब यही है कि दोनों जो डोमिनेंट एलील हैं वो एक साथ रहेंगे। ठीक है। आपको हमने पिछले वीडियो में एलील का मतलब बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया था। फिर से हम बता देते हैं। देखिए, एलील का मतलब सिर्फ यही होता है कि जितने भी ट्रेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स के ट्रेट्स होते हैं। ठीक है। तो वो ट्रेट्स के जो स्पेसिफाइड जीन्स हैं, आपको समझ आ रहा है, ट्रेट्स के जो स्पेसिफाइड जीन्स हैं, बस उन्हीं को हम अलील कहते हैं। ठीक। ये साधारण सा मतलब आपको याद रखना है। और लिखने के लिए आप ये जरूर याद रख सकते हैं कि जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज एलील्स। ठीक है। अब देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक पर्सन में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, उन होमोलोगस क्रोमोसोम में जो दो अलील प्रेजेंट है वो अगर कॉन्ट्रास्टिंग नहीं हो तो उनको हम अलील नहीं कहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। बस ट्रेट के जीन को हम अलील कहेंगे, इतना आप दिमाग में रखिए। और दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग अलील्स जब होते हैं, ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने पिछले दिन भी एक्सप्लेन किया था, बट ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर रहना ज़रूरी है, इसलिए फिर से कर देते हैं। कैरेक्टर हुआ हमारे पास हाइट, ध्यान से आप देखिए, ये लिखना नहीं है, हम बता रहे हैं बस। कैरेक्टर है हाइट, ठीक है। और हमारे पास ट्रेट क्या है? ट्रेट है हमारे पास क्या? टॉल और डॉर्फ, है ना, टॉल और डॉर्फ। तो टॉलनेस के लिए स्पेसिफिक जो जीन हुआ वो कैपिटल टी है, और डॉर्फनेस के लिए, ये तो कहा जाए डॉर्फ होने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो स्मॉल टी। ठीक। अब क्योंकि ये दोनों कॉन्ट्रास्ट करते हैं तो हम दोनों को ही हाइट के अलील्स कहेंगे। लेकिन यहां इस मतलब से अगर आप ये समझें कि दोनों का एक साथ रहना जरूरी है एज अ पेयर, तभी हम उसे अलील कहेंगे, ये गलत मतलब आप निकाल रहे हैं। ठीक है। हाइट के लिए दो जीन हैं, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग हैं और दोनों ही हाइट को डिटरमाइन करते हैं, और इसीलिए उन दोनों को हम अलील कहेंगे। हो सकता है कि एक पर्सन में सिर्फ जो टॉलनेस के दो जीन प्रेजेंट है दोनों क्रोमोसोम में ही, आपको समझ आ रहा है दोनों क्रोमोसोम की हम बात क्यों कर रहे हैं? एक पेरेंट से दो सेट आते हैं ना, एक मेल से एक फीमेल से दो सेट आते हैं, है ना। तो इसलिए आपका जो 46 है उसका 23 मदर से है और 23 फादर से है। समझ आ रहा है? तो यही दोनों सेट आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स को बनाते हैं। समझ आ रहा है? और उन होमोलोगस क्रोमोसोम का शेप, साइज बिल्कुल सेम होता है और सेम पोजीशन में सेम कैरेक्टर्स डिफाइनिंग जीन रहते हैं। क्लियर? तो उन दो पोजीशन में हो सकता है कि टॉलनेस का ही जीन हो, तब भी हम उस जीन को
अलील ही कहेंगे। इसीलिए कभी कभी कैपिटल टी को होमोजाइगस अलील भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अभी तो क्लियर हो जाना चाहिए। और इसीलिए हम सिमिलरली कह सकते हैं स्मॉल टी को होमोजाइगस अलील, है ना, वो भी तो होमोजाइगस है, सेम सेम है ना। जब हम कैपिटल टी स्मॉल टी लिखेंगे तब हम उसे क्या कहेंगे? हेटेरोजाइगस कंडीशन। समझ आ रहा है? और ये सब क्या है? ये सब जीनोटाइप्स लिख रहे हैं हम। जीनोटाइप्स फिनोटाइप के बारे में भी बाद में बात करेंगे, ठीक। देखिए, यहां लिख ही दिया, अच्छा बाद में लिखा ही है। देखो, जो कैपिटल टी है, स्मॉल टी, ये सब जीनोटाइप है। ये सिर्फ जीन अंदरूनी चीज है, ये बाहर से हम आंखों से नहीं देख सकते। जो आंखों से देख सकते हैं वो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिसको हम फिनोटाइप कहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि हम फिर फिनोटाइप ऑफ अ प्लांट दैट हैड अ कैपिटल टी स्मॉल टी, तो फिर अगर जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है मतलब हाइब्रिड है या फिर हेटेरोजाइगस है, उसका जीनोटाइप अगर ऐसा है, फिनोटाइप क्या होगा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे, अभी नहीं, ठीक है। देखो, फिर यहाँ डोमिनेंट रिसेसिव के बारे में बात किया गया है कि मेंडल ने ऐसा पाया, लेकिन ऐसा क्या सामने ही पहले ही पा गया? नहीं। जब मोनोहाइब्रिड उन्होंने क्रॉस किया तब उन्होंने डोमिनेंट और रिसेसिव एक चीज हो सकता है ऐसा समझा, ठीक है। अभी तो ये लिटरेचर है, मतलब ये स्टोरी है, स्टोरी हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं, देखिए यहां से शुरू कीजिए। सिंस कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट इज हेटेरोजाइगस फॉर जीन कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर है ना हाइट का, तो ये मोनोहाइब्रिड हुआ। अब इसको बनाने के लिए जो क्रॉसिंग करना पड़ेगा वो हो जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एकदम क्लियर, ठीक है। अब देखिए, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट the recessive parental trait is expressed without any blending in F2 generation, ठीक है। एक सेकेंड, अच्छा हमने बात कर लिया था, अच्छा ठीक। मैंने सोचा एक चीज फिर से बताना पड़ेगा, ठीक है, हमने बात कर लिया पिछले वीडियो में, कोई बात नहीं। देखिए, तो क्योंकि F2 जनरेशन जब हम कर रहे हैं तब वहां पर कोई ब्लेंडिंग हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बात क्लियर? हमें कोई ब्लेंडिंग नहीं दिख रहा था ना। F2 में सिर्फ डॉर्फ 1/4 और 3/4 था एकदम टॉल, है ना। इसलिए क्योंकि पेरेंटल रिसेसिव पेरेंटल कैरेक्टर F2 में कोई ब्लेंडिंग के बगैर हमको मिल रहा था, मतलब यही हुआ कि अलील जो हो रहा था पेरेंटल पेयर सेपरेट या फिर सेग्रीगेट कर रहा था फ्रॉम ईच अदर, ओनली वन अलील इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमीट। अब ये बात मैं जब पनेट स्क्वायर ड्रॉ कर रहा था तभी मैंने कहा था एक बार, ठीक है। पिछले वीडियो की बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो को अगर कोई देख रहा है, ये सेकंड वाला पार्ट, भाई क्यों देख रहे हो यार, पागल हो तुम, ठीक है। इतने दूर तक, मतलब अब तक अगर तुम देख रहे हो पहले वाला पार्ट ना देख के, तो गधे हो भाई तुम। नहीं होगा पहले वाला पार्ट अगर नहीं देखोगे तो। देखो, जाओ वीडियो काटो, वो वाला पार्ट देख के आओ, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था तब मैं यही कह रहा था कि भाई साहब देखो, जब टॉल प्लांट में कैपिटलिटी था तो उसका जो पोलेन होगा वो तो भाई साहब, ये अगर डिप्लॉयड है तो ये हैप्लॉयड होगा, मतलब रिडक्शनल डिवीजन होगा, दैट इज मियोसिस, है ना। तो मियोसिस में एक टी इधर और एक टी इधर जाएगा, ठीक है। और फिर अगर ये डॉर्फ का है तो स्मॉल टी होगा, फिर इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होके
ये हाइब्रिड बन रहा होगा, इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होके ये हाइब्रिड बन रहा होगा, ऐसे ही ना हो रहा होगा। इसीलिए तो ये पनेट स्क्वायर क्या है, पॉसिबिलिटी दिखाता है कि अगर हम 4 ऑफस्प्रिंग की बात कर रहे हैं तो उनमें से कैसा मतलब एक रेशियो कैसा होगा, है ना। तो पूरा चीज क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है। अगर तुम 3/4 बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि मतलब उन्होंने 4 ही पौधा उनको मिला था और उनमें 3 ऐसा हो गया टॉल, ऐसा नहीं है। ये एक प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स है ये, ठीक है, आपने पहले ही पढ़ा था, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक, है ना। देखना यही लिखा है। अरे यार, सब कुछ दिखा देने के बाद ये लोग देखते हैं, खुद से नहीं देखेंगे। देखो कहाँ गया यार, क्या लिखा है, वही लिखा है जो मैंने कहा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक। आपको भी ऐसे ही पढ़ना है, एक वर्ड भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कहाँ गया भाई, हाँ। अब देखो, इसका मतलब 50% चांस ऑफ अ गैमेट कंटेनिंग ईदर ऑफ द एलील है, ठीक है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, डेटा आ गया ना, 50% चांस ऑफ द गैमेट कंटेनिंग ईदर ऑफ द एलील। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा, ठीक है, उनको लगेगा कि अरे यार ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अरे मेरा काम है तुम लोगों को दिखा देना, एकदम उंगली डाल के, आंखों में उंगली डाल के दिखा देना कि भाई साहब ये है, देखो, ठीक है। कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए दिमाग से, छोटे से बड़े जितने भी चीजें हैं वो मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी तो भाई ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जब और थोड़ा जेनेटिक्स में ही जाओगे ना तो बहुत सारी चीजें तुमको मिलेंगे कि भाई साहब अच्छा ये यहाँ है ये वहाँ है, ऐसा फील होगा, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एज हैव बीन वेरीफाइड, चलो ये तो फिर से लिटरेचर में आ गए, ये इतना तो भाई नॉर्मल बात है। सिंस दीज हाइब्रिड्स कंटेन एलील्स व्हिच एक्सप्रेस कंट्रास्टिंग ट्रेट, द प्लांट्स आर कॉल्ड हेटेरोजाइगस। समझ में आ गया। The production of gamete by the parents by the formation of F1 and F2 zygotes, the F1 and F2 plants can be understood from the diagram of Punnett square. किन्ने दिया था ये, ठीक है, किसने दिया था, ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट। कौन, ब्रिटिश के बंदे ने दिया था। नाम क्या था, रेजिनल्ड सी पनेट, ठीक है। नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोलते ना नाम में क्या रखा है, अबे एनसीईआरटी में है, मतलब नीट रखा है नाम में भाई, ठीक है। नीट में पाना ना पाना रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है। चलो, आपके 4 मार्क्स रखे हैं, गलत किए तो 5। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या किस तरह का रिप्रेजेंटेशन है, किस तरह का रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसके लिए भाई, क्यों है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए है। क्यों करना है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट, क्योंकि हमें सारे पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग को देखना है, ठीक है, इन अ जेनेटिक क्रॉस। हो गया, समझ गए। द पॉसिबल गैमेट्स आर रिटन ऑन द 2 साइड्स। चलो ये भी हो गया, लिटरेचर हो गया, ये नहीं देखना है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं ना, जो आपको दिखाना है एक्चुअली आपके लिए ज़रूरत है, सिर्फ वो बता के जा रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं तो यहाँ आपके मतलब एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ने नहीं बैठा हूँ, करना तो सब आपको ही है ना, पढ़ना तो आपको है। या फिर ऐसा कोई कर रहे हो कि भाई साहब एनसीईआरटी का ऑडियो बुक में नहीं हूँ मैं, ठीक है, मैं पढ़ के जाऊँगा और आप सिर्फ सुनोगे, ऐसा नहीं है, खुद उसके बाद पढ़ोगे ना, तो क्या दिक्कत है, ठीक है। पनेट स्क्वायर शो द पेरेंटल टॉल कैपिटल टी, वही हो गया फिर से, ठीक है। ये जो मतलब एकदम किया है ना पनेट स्क्वायर को आप करने के लिए, मतलब ये स्क्वायर डाल के जो मैंने तब किया था, कैपिटल टी को एक जगह और एक कैपिटल टी को एक जगह, स्मॉल टी को स्मॉल टी की जगह, मेल फीमेल को असाइन करना। मैं आपको मेल फीमेल असाइन करना समझा देता हूँ क्या बोल रहा है। बात यह है कि एक प्लांट के पॉलन को लेके आपको दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में डालना पड़ेगा, ये बात तो क्लियर है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन चल रहा है, ये सेल्फ पॉलिनेशन है नहीं,
ठीक है, आप जब पढ़ोगे ना रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तब आपको पॉलिनेशन के भी 3 टाइप्स मिलेंगे, ऑटोगैमी, गेटोनोगैमी और जीनोगैमी। तो ये जीनोगैमी करना है, सीधी बात है, ठीक है। तो इसलिए आपको असाइन करना पड़ेगा कि आप किसके पॉलन को किसके स्टिग्मा में लैंड करवाओगे, ठीक है। ये तो आपको एकदम मतलब दिमाग में एक बार जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो ये तो क्लियर होना चाहिए ना, किसके पॉलन को किसके स्टिग्मा में करना है, बात वही होगा, ठीक है। क्योंकि ये सब मतलब वो होते हैं हर्माफ्रोडिट्स टाइप के होते हैं, ठीक है। या फिर आप कह लो कि मतलब यूनिसेक्सुअल नहीं होते, बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, मोनोशियस होते हैं, जो भी कहो सेम बात है। तो पॉलन मतलब एंथर भी है, स्टिग्मा भी है, तो आप कुछ भी करो बात वही है। लेकिन आपको तो मेंटली एक्सपेरिमेंट करते समय असाइन करना पड़ेगा ना कि किसके एग यूज करने हैं और किसके पॉलन यूज करने हैं। तो इसलिए मेल फीमेल को डिनोट कर लेते हैं हम, ये कोई बड़ी मतलब कुछ नहीं है, ये आप कैपिटलिटी को मेल करो फीमेल करो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कोई एक को दिखाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। सपोज मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, ये पनेट स्क्वायर में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने असाइन कर दिया कि ये इस तरफ जो है वो फीमेल है और इस तरफ जो है वो मेल है। उल्टा कर दिया क्या मैंने, हाँ, ये इस तरफ फीमेल कर दिया मैंने, उस तरफ मेल, कोई बात नहीं, सेम सेम है। अब मैंने यहाँ स्मॉल टी को मतलब स्मॉल टी के गैमेट्स रखे, जो डॉर्फ के गैमेट्स रखे, और यहाँ कैपिटल टी, बस यही यही हुआ। मतलब ये वाला प्लांट फीमेल हुआ, ये वाला प्लांट मेल हुआ, इसके पॉलन को लेके इसके एंथर में डालना है, समझ में आ रहा है। ये एक एक्सपेरिमेंट की बात है, इससे आपका थियोरिटिकल कुछ चेंज नहीं होने वाला, मतलब कुछ इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। लेकिन लिखा रहता है, कभी कभी स्टूडेंट को समझ नहीं आता, अरे मेल फीमेल का लफड़ा कहाँ से आ गया यहाँ पर, ठीक है। मैं कैसे समझूं कि कौन मेल है कौन फीमेल है, ऐसा कुछ समझने का कुछ है नहीं, ठीक है। आपको बस एक्सपेरिमेंट करते समय उसको असाइन कर देना पड़ता है, ठीक है। फिर किसका आप इमास्कुलेशन करोगे किसका बैगिंग करोगे वो फिक्स होता है, समझ में आ रहा है। अच्छा ये हो गया। अब व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस द पॉलन ग्रेन ऑफ जीनोटाइप टी हैज 50% चांस, वही बात हो गया पूरा एकदम, ठीक है। ये आप पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक बहुत लंबा सा पार्ट है, जो आप खुद पढ़ोगे तो आ जाएगा समझ में, ठीक है। मतलब मैंने पहले ही मोस्ट बातें बता दी हैं, ठीक है। यहाँ कभी कुछ हो सकता है कि स्टूडेंट को डाउट हो, ठीक है, लेकिन डाउट होने का जैसा कुछ है नहीं, और ये मतलब ज़रूरत नहीं है ये वाला पार्ट, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है एक बार देख लो, ठीक है। कह रहा है कि देखो 1:2:1 पोर्शन क्या है फिनोटाइप, और 3:1 है, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी, ये जीनोटाइप है, जीनोटाइप है, ठीक है, और ये फिनोटाइप, समझ में आ रहा है क्या, ये फिनोटाइप, एकदम क्लियर। दिखाना पड़ेगा क्या भाई फिर से, नहीं दिखाना है ना, अरे बोलो ना, अरे मुझे भले ना सुनाई दे, तुम एक बार बोलो, मुझे आराम लगेगा यार, अच्छा लगेगा कि ठीक है बच्चे को समझ आ गया, ठीक है। आराम वाला कर देना यार अजीब सुनने में लगेगा। ठीक है, नहीं दिखाते हैं, आपको समझ में आ रहा है ना कि 3:1 फिनोटाइप है और 1:2:1 जीनोटाइप है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ये 1:2:1 को ही फिर से लिख रहे हैं 1/4 1/2 1/4, ठीक। अरे कर लो, थोड़ा तो मैथ आता है, ये 1:2:1 ही है। तो इसी को फिर से कंडेंस कर रहे हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ऐसा कैसा कैसा हो गया ऐसा, ठीक है। क्या है कि अगर आप हाफ और हाफ का होल स्क्वायर करोगे ना, तो 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 आता है। ये एक सिंपल मतलब एक सिंपल सी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना होता है, मतलब इनको बस, ठीक है, दिमाग से निकाल दो, नहीं ज़रूरत है, एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक। अच्छा, अब यहां थोड़ा इंपॉर्टेंट बात आ जाता है, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। देखिए, पहले आप समझिए बैक क्रॉस क्या होता है, ठीक है, फिर आप टेस्ट क्रॉस समझोगे, ठीक है। बैक क्रॉस थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी हम जा रहे हैं।
बैक क्रॉस नहीं लिखा है यहाँ पर, हम बैक क्रॉस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। और एक होता है रेसिप्रोकल क्रॉस, नहीं जानना है, अगर बहुत जानने का मतलब मन है तो गूगल कर लेना, ठीक है। फैक्ट बोलने नहीं बैठा हूँ मैं, इधर पढ़ाने बैठा हूँ, तो जिस पढ़ाने नीट के लिए पढ़ाने में जितना लगेगा उतना ही पढ़ाएंगे। बैक क्रॉस नहीं लगेगा लेकिन समझना जरूरी है। बैक क्रॉस क्या है? बैक क्रॉस होता है अगर आप F2 जनरेशन तक आ चुके, सॉरी F1 जनरेशन तक आ चुके हो, तो आपको एक हाइब्रिड मिला होगा, उस हाइब्रिड को किसी एक पेरेंट से फिर से क्रॉस करना, सेल्फ क्रॉसिंग नहीं, सेल्फ क्रॉसिंग को छोड़ दो, क्रॉस कर रहे हो आप, ठीक है। क्रॉस करना किसी एक पेरेंट से, कोई भी हो सकता है, वो कैपिटल टी भी हो सकता है, वो स्मॉल टी भी हो सकता है, इसको बैक क्रॉस कहते हैं, सिंपल, ठीक। इसी बैक क्रॉस को आप थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दो, नहीं सिर्फ रिसेसिव वाले पेरेंट से ही क्रॉस करना है, टेस्ट क्रॉस हो गया। आइडिया समझ में आया? F1 वाले जो हाइब्रिड्स हैं उनसे रिसेसिव पेरेंट का फिर से क्रॉस करना, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। ये आइडिया आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक। अब समझिए टेस्ट क्रॉस करना ही क्यों है हमें, ठीक है। ये बवाल है ही क्यों, क्यों करें, ठीक है। देखिए क्या है, हमने पहले आपको कहा कि आप कैपिटल टी स्मॉल टी जितने आसानी से लिख सकते हैं या फिर कह सकते हैं, उतनी आसानी से आप उसे देख नहीं सकते, ठीक है। अगर आपके सामने एक कैपिटल, ध्यान से सुनिए, कैपिटल टी टॉल प्रेजेंट है, आप उसके साथ हाइब्रिड वाले टॉल को डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, सेम हाइट के होंगे पूरे, ठीक है, सेम हाइट के होते हैं, तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो फिर हमें एक समझने का तरीका मिल गया, क्या मिल गया, कि एक बार करके हम दो प्लांट को क्या करते हैं, हमारे पास दो प्लांट है, एक हाइब्रिड है और एक होमोजाइगस है, एक हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस है, होमोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल, हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तरीका निकालते हैं, क्या तरीका है कि हम रिसेसिव के साथ इसको बैक क्रॉस कर देते हैं, उसी का मतलब हुआ टेस्ट क्रॉस, क्योंकि हम रिसेसिव के साथ बैक क्रॉस कर रहे हैं कुछ टेस्ट करने के लिए। क्या टेस्ट करना है, हमें समझना है जो हमें दिख के नहीं समझ आ रहा, कि भाई साहब इनमें से कौन सा है हाइब्रिड वाला। तो अब आपको क्वेश्चन होगा मन में कि भाई साहब अब क्या ही मतलब होगा ऐसा अलग कि हमें होमोजाइगस से हेटेरोजाइगस अलग हो जाएगा। देखिए पढ़ने से यहां पर अच्छा है आपको डायग्राम से समझाया जाए, ध्यान से देखिए। आपको इस पौधे के बारे में, ये तो खैर फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर कलर को लेके बात किया गया है यहाँ पर। फ्लावर कलर आपको याद ही होगा, वॉयलेट व्हाइट होता है, मैंने बोला था कि वो टेबल आपको याद करना है, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, ठीक है। अच्छा क्या होता है, वॉयलेट होता है और व्हाइट होता है, वॉयलेट डोमिनेंट होता है, व्हाइट क्या होता है बेटा, रिसेसिव होता है, ठीक है। अच्छा अब ये कैपिटल डब्ल्यू है या फिर हाइब्रिड वाला है, समझने के लिए हमने क्या किया, होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट को ले आया और उनके साथ हमने क्रॉस करवा दिया, ठीक। जब डोमिनेंट मतलब जो होमोजाइगस डोमिनेंट था, ठीक है, होमोजाइगस, ध्यान से वर्ड्स को सुनना, होमोजाइगस डोमिनेंट की बात कर रहे हैं, तब ऐसा हुआ कि पूरा F1 जो क्रॉसिंग था ना, F1 वाला, उसका एकदम रेप्लिका हो गया ये, और इस वजह से सारे फ्लावर्स ही फिर से वॉयलेट बन गए, मतलब 1:1 रेशियो आ गया। मतलब यहां तो कोई रेशियो नहीं होगा, सॉरी,
यहाँ हो गया सारे वॉयलेट, मतलब कुछ रेशियो नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम जब हाइब्रिड के साथ रिसेसिव का क्रॉस करवा रहे हैं तब पूरा 50% रिसेसिव ट्रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, रिसेसिव ट्रेट जो कि होता है वाइट, और 50% पूरा डोमिनेंट ट्रेट आया। भले वो हाइब्रिड है लेकिन ट्रेट जो बाहर से देख के समझ में आता है आया, मतलब 1:1। हाँ, यहां लिखना चाहिए था 1:1 हुआ। जब भी ये हमें देखने को मिल गया मतलब ही हमको समझ आ गया कि भाई साहब अननोन फ्लावर हेटेरोजाइगस था। और जब हमें देखने को मिला कि नहीं नहीं कोई भी रिसेसिव ट्रेट नहीं मिल रहा है, सारे ही फिर से डोमिनेंट हो गए हैं, मतलब जो फ्लावर था वो होमोजाइगस था, और यही आपका टेस्ट क्रॉस हो गया। समझ गए? पढ़ लेना, ये बिल्कुल एकदम पढ़ के समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। बात तो समझ में आ गया होगा। और हाँ, फील फ्री टू कमेंट योर डाउट्स, ठीक है, फील फ्री टू कमेंट योर डाउट्स, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं अपना इंस्टाग्राम भी बाद में टैग कर दूंगा, इस वीडियो के बाद ही मैं टैग कर दूंगा इंस्टाग्राम, तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें कुछ भी डीएम करो। डाउट्स की बात कर रहे हैं, कुछ भी डाउट्स आप डीएम करो, कोई भी सब्जेक्ट्स के बारे में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हम सॉल्व करने का कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। अगर मतलब मैं कर सकूं वो क्वेश्चन, अगर मेरा मतलब दायरे में हुआ, मेरे ज्ञान के दायरे में हुआ, तो मैं आपको समय ज़रूर दूंगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मैं अपना इंस्टाग्राम टैग कर दूंगा, आप मतलब वहाँ मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं ओपन कर दूंगा इंस्टाग्राम भी, शायद मेरा वो प्राइवेट किया हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ मतलब एकदम बेझिझक अपना डाउट वहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। फॉलो करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मेरा मतलब पर्सनल, एकदम पर्सनल वो है, इंस्टा है, ठीक है। तो उसमें सिर्फ मेरा पोस्ट रहता है, ठीक है, एजुकेशन रिलेटेड कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए तुमको मैं उससे फॉलो करने नहीं बोलूँगा, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली यू, इफ़ यू वांट दैट इज़, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इसके क्लासेस को अच्छा लग रहा है तो जो नेक्स्ट क्लास आएगा आपको पहले ही मिल जाएगा, है ना, आपको फिर से सर्च करने का ज़रूरत ही नहीं है, आपके फीड में ही आ जाएगा, तो आप तब देख लीजिएगा, है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हो गया, सेल्फ क्रॉसिंग नहीं, सेल्फ क्रॉसिंग नहीं, यहाँ टेस्ट क्रॉस हो गया हमारे, ठीक है। बेस्ड ऑन his observation on monohybrid cross, Mendel proposed two general rules to consolidate his understanding of inheritance in monohybrid cross. क्या यही दो, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पूछा जा सकता है कि कहाँ से आया ये आइडिया, आया कहाँ से उनके पास, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहाँ से आया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आया। और फिर इन दोनों को कॉन्सोलिडेट करके उन्होंने नाम क्या दिया, प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। चैप्टर का नाम भी यही है, एंड वेरिएशन है, बस वेरिएशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, और सेकेंड लॉ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हो गया। फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, और सेकेंड लॉ लॉ ऑफ, सॉरी लॉ ऑफ क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन हो गया, ठीक है। क्या बोल दिया मैंने, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कह दिया क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स, ठीक है। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। फैक्टर्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि उसी को जाके बाद में हम जीन के नाम से जानते हैं। फैक्टर्स ऑकर इन पेयर्स, फैक्टर्स पेयर्स में हमको मिलते हैं,
ठीक है, दो दो पेयर्स में हमें मिलते हैं जो एक स्पेसिफिक ट्रेट या फिर बाद में जाके वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को ओवरऑल कंट्रोल करता है ना। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, एक पेयर दूसरे पेयर को डोमिनेट, सॉरी मतलब पेयर में एक कोई फैक्टर दूसरे फैक्टर को डोमिनेट करता है। समझ में आ गया? ये है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर? लॉ ऑफ डोमिनेंस को यूज किया गया एक्सप्लेन करने के लिए जो F1 में सिर्फ डोमिनेंट वाले जो ट्रेट था वो सिर्फ हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन F2 में फिर से रिसेसिव वाला सामने आ गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ डोमिनेंस से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एकदम सिंपल है। माइटोसिस सॉरी मियोसिस के द्वारा जो मतलब गैमीट फॉर्मेशन में 50-50 चांस है सेग्रीगेट एलील्स के सेग्रीगेट होने का, ठीक है, उसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, हाँ, अब आ गया हमारा एक्सेप्शंस इन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या फिर मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। इनकॉम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, को डोमिनेंस के बारे में हम बात करेंगे, प्लियोट्रोपी के बारे में हम बात करेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में हम बात करेंगे, है ना। देखिए ठीक, इनकॉम्प्लीट डोमिनेंस देखो, when experiments on peas were repeated using other traits in other plants, ठीक है, पीज के ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, है ना, गार्डन पीज के ऊपर। मैंने कहा था कि भाई साहब बहुत ध्यान से ये याद रखना है, गार्डन पीज में। अब जब हम पौधा चेंज कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है अगर ये इतना ही जनरल रूल है तो हर चीज हर पौधा में होना चाहिए, हर कैरेक्टर्स हर ट्रेट्स को लेके होना चाहिए, ठीक है। तो जब ऐसा किया गया, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है स्नैपड्रैगन, या फिर जिसका साइंटिफिक नाम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंटीरिनम स्पीशीज, ठीक है। और एक आप याद रख सकते हो 4 o'clock प्लांट, 4 o'clock प्लांट, ठीक है, जिसका नाम मिराबिलिस जालापा, मिराबिलिस जालापा, ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है। तो इनकॉम्प्लीट डोमिनेंस के लिए जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको याद रखना है एनसीईआरटी को अकॉर्डिंग, वो है स्नैपड्रैगन एंटरहीनम स्पीशीज। समझ में आ गया? अब देखिए यहां हो क्या रहा है, इनकॉम्प्लीट डोमिनेंस कैसे यहां देखने को मिल रहा है। पहले आप समझिए इनकॉम्प्लीट डोमिनेंस होता क्या है। इनकॉम्प्लीट डोमिनेंस एक कोई मिक्सचर नहीं है, ब्लेंडिंग यहां पर भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हुआ कंप्लीटली डोमिनेंस दिखा नहीं पाया है, इसलिए एक इंटरमीडिएट कलर दिखा रहा है प्लांट फ्लावर का, ठीक है। ब्लेंडिंग अभी भी नहीं कहोगे, ठीक है, ब्लेंडिंग नहीं है, यहाँ पर लिख सकते हो नॉट ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग अभी भी नहीं है ये, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ब्लेंडिंग अभी भी नहीं है, ठीक है। देखो जब हम F1 प्रोजेनी देख रहे हैं तब तो मतलब क्या होना चाहिए, सारे रेड होने चाहिए, सारे क्या होने चाहिए, रेड होने चाहिए, लेकिन सारे पिंक आ रहे हैं, ना ही रेड ना ही वाइट, ना ही रेड ना ही वाइट, सारे क्या आ रहे हैं, पिंक आ रहे हैं। ये तो नया बात हो गया, पिंक तो नहीं आना चाहिए, है ना, पिंक तो है ही नहीं पेरेंटल ट्रेट। F1 जनरेशन पेरेंटल ट्रेट शो करता है जो डोमिनेंट होता है ना, F1 जनरेशन पेरेंटल ट्रेट शो करता है, लेकिन यहाँ नहीं कर रहा है, डोमिनेंट वाला पेरेंटल ट्रेट शो करता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये एक डिफरेंस आया। फिर जब आप F2 करोगे, F2 जनरेशन देखोगे, तब फिनोटाइप
3:1 की जगह 1:2:1 आ रहा है, जहां पर 1 है रेड, ठीक है, मतलब डोमिनेंट ट्रेट। 2 है अब नया वाला जो हाइब्रिड ट्रेट है, वो अलग से दिख रहा है ना, रेड तो नहीं है अभी, पिंक है तो अलग है, ठीक है, उसके लिए अलग हमको रेशियो लिखना पड़ेगा क्योंकि वो बाहर से दिख रहा है। और फिर से 1 वाइट, ठीक है, और जीनोटाइप भी वही हो रहा है क्योंकि अब तो जीनोटाइप और फिनोटाइप सबके लिए अलग अलग है ना। एक जीनोटाइप जो कैपिटल आर है और कैपिटल आर स्मॉल आर अभी सेम नहीं है, तो इसलिए फिनोटाइप और जीनोटाइप भी अभी सेम हो रहा है, 1:2:1, 1:2:1। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, समझ रहे हो, आया कि नहीं आया, आया ना, आगे बढ़े। तो ये रेशियो इंपॉर्टेंट है, 1:2:1, ठीक है। कौन सा रेशियो है, जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों का सेम मामला है, ठीक है। वही लिखा है कि द फिनोटाइप रेशियो हैड चेंज फ्रॉम 3:1 से 1:2:1। जो 3:1 डोमिनेंट रिसेसिव ये जो मामला था वो अभी है ही नहीं। देखो फिनोटाइप और जीनोटाइप बेटा क्या है, 1:2:1, 1:2:1, क्योंकि अभी हाइब्रिड का एक अलग से हमें ट्रेड देखने को मिल रहा है जो कि है पिंक। समझ आ गया, बहुत बढ़िया। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये कोई भी ढंग से आपको पढ़ा नहीं पाएगा, ये मेरा मतलब बिलीफ है, आप कह लो, ठीक है। हो भी सकता है पढ़ा दे ऑफलाइन में, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ये वाला पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, इसलिए मैं ये वाला पार्ट एटलीस्ट, ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा और आपको समझना है, ठीक। देखो क्या बोल रहा है, लिखा है व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस। आप डोमिनेंस डोमिनेंस अब तक करते आ रहे, अरे थोड़ा साइंटिफिकली सोचो ना, क्या है डोमिनेंट बोलोगे और हम मान जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। साइंटिफिकली या फिर साइंटिफिक थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्परमेंट तो यही है ना कि पूछना है क्यों और क्या और कैसे। तो डोमिनेंस बोल रहे हैं आप, तो कैसे आप बोल रहे हैं और क्या है ये, तो व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस। वाई आर सम एलील डोमिनेंट एंड सम रिसेसिव, ऐसा क्यों हो रहा है, जो पेयर में हमें मिल रहा है वो अगर कॉन्ट्रास्टिंग हो, दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, राइट। कॉन्ट्रास्टिंग हो तो पेयर में से एक फैक्टर डोमिनेट करेगा, क्यों करेगा भाई, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आंसर करने के लिए आपको थोड़ा उस समय जब मेंडल ये कर रहा था उससे बहुत आगे का नॉलेज आपको चाहिए, दैट इज क्रोमोजोम। क्रोमोजोम तब नहीं डिस्कवर हुआ था, ठीक है, या फिर क्रोमोजोम का मूवमेंट्स वगैरह जो है वो सब तब नहीं डिस्कवर हुआ था, लेकिन आपको तो पता है ना, आप सुन लो। तो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा जीन करता क्या है। जीन क्या करता है, एक पर्टिकुलर ट्रेट के इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है और बाद में जाके उसको एक्सप्रेस करता है प्रोटीन के फॉर्म में, सही बात। प्रोटीन्स क्या बनाते हैं, या फिर जनरली प्रोटीन्स हमारे शरीर में किस फॉर्म में रहते हैं, एंजाइम के फॉर्म में। एंजाइम एक प्रोटीन ही है, या फिर कह लीजिए एंजाइम्स जो होते हैं वो एक तरह के प्रोटीन्स ही होते हैं। और प्रोटीन्स घूम फिर के कहाँ से बनते हैं, जीन से बनते हैं। अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, वरना तो ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन ये सब, सॉरी पहले ट्रांसक्रिप्शन फिर ट्रांसलेशन ये सब आ जाएगा। अभी तो वो तो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे ना। सबसे बड़े वाले जो चैप्टर्स हैं उन्हीं को देके हमने पहले शुरू किया है ना। तो वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, टाइम तो लगना ही लगना है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम सिर्फ स्टिक टू हमारा अभी का प्लॉट जो है, ठीक है, क्या है कि जीन्स करता क्या है, जीन्स करता है ये एक पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस, बस, सही बात। आगे बढ़े,
इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर टू कॉपीज ऑफ ईच जीन। सही बात, पेयर्स ऑफ एलील्स। अरे पेयर सिमिलर हो डिफरेंट हो उससे हमारा क्या मतलब, पेयर होगा ना बस। हमारा दो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे इसलिए हम डिप्लॉयड होंगे, और डिप्लॉयड में दो कॉपी रहेगा जीन का जो सेम कैरेक्टर को डिटरमाइन करेगा। कॉन्ट्रास्टिंग अगर हो जाए तो वो अलग अलग जीन्स को हम एलील कहते हैं। हमने पहले कहा था एलील का जो डेफिनेशन है वो एक इंडिविजुअलिस्टिक डेफिनेशन नहीं है, यही आपको दिमाग में रखना है, वो एक पॉपुलेशन बेस्ड डेफिनेशन। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक इंडिविजुअल में आपको 100% कभी भी नहीं होगा कि एक इंडिविजुअल में आपको दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा, ये फिर से डिस्क्राइब नहीं करते। चलो, एक पेयर ऑफ एलील मिलेगा, है ना? ये बात तो अब तक समझ आता है। आगे बढ़े। नाउ दीज टू एलील्स नीड नॉट बी आइडेंटिकल, जो अभी हम कह रहे थे चीख चीख के, ठीक है? आइडेंटिकल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है? हेटेरोजाइगोट जैसे होता है, आइडेंटिकल नहीं होता है। वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट, तो आपको डिफरेंट मान के अभी चलना है, आपको हाइब्रिड मान के अभी चलना है। अरे सेम होगा तो वो तो होगा ही, बाद में आपको समझ आ ही जाएगा, जब आप अंत तक पढ़ोगे ना तब सेम का आपका कुछ दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत तो यही आता है हाइब्रिड में, ठीक है? डोमिनेंट रिसेसिव का केस तो वही होता है जहां एक और जो दूसरा है वो कॉन्ट्रास्टिंग हो, ऐसा हम चाहते हैं, तभी ना डिस्क्राइब कर पाएंगे कि डोमिनेंट कौन है रिसेसिव कौन है। तो अभी हम हेटेरोजाइगोट पकड़ के ही चलेंगे। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, ठीक है? वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस दैट इट हैज अंडरगोन, है ना? तो देखो दूसरा वाला कैसे अलग है, कैसे भी हो सकता है अलग, ठीक है? एक बेस पेयर का डिफरेंस भी हो सकता है, मतलब थोड़ा सा म्यूटेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम थोड़ा सा अलग बोल रहे हैं। एक और एक दो क्रोमोसोम, सेम पोजीशन में दो जीन, एक दूसरे से थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है वो मतलब मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है, अलग है, कैसे भी करके हो सकता है, ठीक है? वेरिएशन के कारण हो सकता है, म्यूटेशन के कारण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अलग, और वो हमारे पेरेंट से इनहेरिट किया है। अलग तो उनमें ही हो गया था ना, इनहेरिट हम कर रहे हैं, और हम में अभी वो आ गया, एक दूसरे से अलग अलग वाला सेम कैरेक्टर को डिफाइन करने वाला जीन, है ना? अब तक आप मतलब चल रहे ना मेरे पेस के साथ, मैं जो कह रहा हूं, ठीक है ना? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अरे जो अलग होना था वो तो पेरेंट्स में ही हो चुका, अब हमारे में आ रहा है वो, है ना? सेम क्रोमोसोम, सॉरी टू डिफरेंट क्रोमोसोम बट सेम पोजीशन डिफाइनिंग अ स्पेसिफिक कैरेक्टर, अब वो कॉन्ट्रास्टिंग होके हमारे में आ रहा है। क्लियर? तो वो हमने इनहेरिट किया, हो सकता है पेरेंट्स में वो वेरिएशन आया था या फिर म्यूटेशन हुआ था, लेकिन उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम कर रहे हैं इनहेरिट, हम पढ़ रहे हैं, अभी तो वेरिएशन की बात नहीं कर रहे, अब हम पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस। तो हमने कर लिया वो इनहेरिट, हमारे क्रोमोसोम में वो आ चुका, वो दो कॉन्ट्रास्टिंग जीन्स। समझ में आ रहा है? गुड। अब वो बनाएगा क्या? एंजाइम। करेगा क्या? एक्सप्रेस कुछ कैरेक्टर, है ना? ठीक, देखो, let us take an example of a gene which contains the information of producing an enzyme. कुछ भी एंजाइम बनाने के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, ये हम पकड़ लेते हैं, ठीक है? नाउ टू कॉपीज ऑफ दिस जीन, द टू एलीलिक फॉर्म्स, है ना? जो दो कॉपीज ऑफ दिस जीन है, नाउ देयर आर टू कॉपीज ऑफ दिस जीन, लेकिन वो दो कॉपी एकदम कॉपी नहीं है एक दूसरे के, बस थोड़ा सा अलग, अलील है इसलिए,
अरे जीन मतलब एक कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर को डिफाइन करता है। मतलब अभी भी दो अलील सेम जीन का ही मेंबर है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, इसलिए वो अलील है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। अगर नहीं समझ आ रहा है या फिर नहीं मेरे पेस के साथ, मतलब मैं तब भी बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मतलब फास्ट में कर सकता था, ठीक है, लेकिन आप मेरे पेस के साथ अगर नहीं चल पा रहे हैं तो थोड़ा सा पीछे आप वीडियो को कर लीजिए, फिर से बात को सुनिए अगर नहीं समझ आ रहे तो, ठीक है। वरना मैं बहुत, मुझे लगता है मैं स्लो ही पढ़ा रहा हूँ ऐसे तो, ठीक है। देखिए, समझ आया? अलील है, ओके। लेटस अज्यूम, अब लिखा है लेटस अज्यूम, एज इन मोर कॉमन केस में ऐसा ही होता है, इसलिए हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कि एक है नॉर्मल अलील और एक दूसरा वाला है जो मॉडिफाइड हुआ है। नॉर्मल अलील अपने फुल पोटेंशियल में काम कर रहा है, एकदम ताबड़तोड़ एंजाइम बनाया जा रहा है। दूसरा वाला किसी तरीके से मॉडिफाइड है, ठीक है। मतलब आप थोड़ा कंसेप्ट को ऐसे सोचिए, लिखने का जगह थोड़ा सा मिल गया ना, लिखने का जगह, बहुत लिखने का जगह है एनसीईआरटी की किताब में। इस मामले में भाई साहब एनसीईआरटी की किताब बहुत बढ़िया बनाया गया है, जगह बहुत छोड़ा गया है स्टूडेंट्स के लिए लिखने के लिए, एकदम बढ़िया, ठीक है। देखो, आप ऐसा सोचो कि एक तो है बिल्कुल ताबड़तोड़, मतलब एक तो है पूरा एकदम ताबड़तोड़, कैसे ताबड़तोड़ कैसे लिखे, मतलब एक तो है एकदम सॉलिड बढ़िया वाला एकदम, यहाँ कुछ नहीं होता है, कुछ फिल करने ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ एक ब्लैंक है। दूसरे वाले में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दूसरे वाले में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब दूसरे वाले में क्या हो सकता है, या तो एकदम फिर से ताबड़तोड़ कोई आ गया एकदम बढ़िया वाला, ठीक है, फिर तो आप एकदम मशीन चलाएंगे दोनों मिलके एकदम बढ़िया, ठीक है, और प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे बढ़िया एकदम, ठीक। अब हो सकता है कि ऐसा बंदा आ गया जो आया है लेकिन काम नहीं करता, आपको ही सब करना पड़ रहा है, और एक दिन ऐसा हुआ कि वो आया ही नहीं, ठीक है, वो आया ही नहीं। तो ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है। सपोज आपने ऑफिस गए हैं, ठीक है, और आपको कुछ करना पड़ता है जो ग्रुप वर्क है, ठीक है, दोनों का डुएट कुछ ग्रुप वर्क है। तो एक हुआ कि आपका दोस्त आया जो आपके जैसा ही एकदम बढ़िया काम करता है, ठीक है, और बहुत जल्दी जल्दी काम हो गया, बहुत बढ़िया काम हो गया एकदम सही। लेकिन दूसरा ऐसा मिला आपको कि वो कुछ काम ही नहीं करता, बस आया ही है, मतलब पूरा काम आपको ही करना पड़ रहा है। तो जैसा हुआ जैसे तैसे करके काम हुआ, बट मतलब हुआ, लेकिन मेहनत लगा। और दूसरे वाले में ऐसा हुआ, तीसरे वाले में कोई आया ही नहीं, कोई आया ही नहीं, ठीक है, तो मार्क्स कम हो गया थोड़ा सा, क्योंकि वो तो एब्सेंट ही हो गया ना, ठीक है, मास्टर का इमेज खराब हो गया मास्टर के सामने, ठीक है, मार्क्स ही कट गया पूरा कि भाई साहब तुम्हारा दोस्त आया ही नहीं, कैसा दोस्त है, कैसा स्टूडेंट है वो, ऐसे समझे। तो ये तीन सिनेरियो प्रेजेंट है आपके पास। एक तो नॉर्मल या फिर थोड़ा सा लेस अफिशिएंट है, मतलब काम तो हो सकता है आपका दोस्त थोड़ा कम कर रहा है या कर सकता है, आपको ऐसा अफिशिएंट नहीं है, ठीक है, लेकिन आया तो है ना, काम में मदद तो कर रहा है ना भाई। दूसरा वाला नॉन फंक्शनल, बस आया ही है, बैठा है वो चुपचाप, ठीक है, और आया ही नहीं, नो एंजाइम एट ऑल, मतलब ऐसा कोई जो एंजाइम बनाता ही नहीं है, ठीक है, समझ आया। ये तीन पॉसिबल हो सकता है, समझे। अच्छा, आपको जिस एग्जाम्पल से मैं समझा रहा था और इसके हिसाब से थोड़ा अच्छे से थोड़ा समझा दें हम, ठीक है, क्योंकि मैं मतलब ऐसे एग्जाम्पल तो बनाए हुए नहीं है ना, मैं अभी बना रहा हूं, तो थोड़ा सा हो सकता है ऑफ चला गया जो लिखा है। देखिए,
ध्यान से सुनिएगा एग्जाम्पल, ठीक है, समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए। आपको मिला है, मैं कह रहा हूं कि आपको मिला है एक ग्रुप वर्क स्कूल में, ठीक है। आप एकदम बढ़िया काम करते हैं, बढ़िया एकदम, मतलब उस काम को करने का क्षमता रखते हैं। आपका दोस्त आया जो या तो एकदम बढ़िया क्षमता रखता है आपकी जैसा ही, या फिर थोड़ा कम क्षमता रखता है, क्योंकि आपके जैसा कोई काम वहां कर नहीं सकता है, आप सबसे बढ़िया हैं, ठीक है। तो काम तब भी बढ़िया ही होगा, क्योंकि वो कर रहा है काम, वही वाला कर रहा है जो आप कर रहे हैं, ठीक है, और काम हो गया, बढ़िया है। दूसरा एक पॉसिबिलिटी में दोस्त आया, वो भी काम कर रहा है, आप भी काम कर रहे हो। आपने जब जाके देखा वो क्या कर रहा है, देख रहे हो कि आप देख रहे हो कि भाई वो फिजिक्स के ग्रुप वर्क में मैथ का ग्रुप वर्क कर रहा है। तो वो जो अब तक किया, जो भी किया, वो तो पूरा वेस्ट किया, मतलब वो तो फंक्शनल नहीं है, ठीक है। लेकिन काम वो बिल्कुल कर रहा था, लेकिन कोई काम का काम नहीं कर रहा था, यही डिफरेंस है, ठीक है। तीसरे वाले में आपका दोस्त बस बैठा ही है, आपका मुंह ताक रहा है, बैठ बैठ के सब काम आप ही करे जा रहे हो। तो ये 3 केस है। ये तो नॉर्मल लेस एफिशिएंट, सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं, काम तब भी होगा। नॉन फंक्शनल एंजाइम, मतलब जो एंजाइम बना रहा है, बना तो रहा है लेकिन काम का नहीं है, कुछ आंग बांग बना रहा है, बस बनाया जा रहा है अपना, ठीक है। और दूसरे में कोई एंजाइम ही नहीं बना रहा, सब काम आपको करने पड़ रहा है, समझे। अब देखिए बात, और एग्जाम्पल और सिनेरियो समझ आ गया, ठीक है। अब देखिए, तो फिर इन बातों से क्या साबित होता है, पढ़ते हैं। फर्स्ट केस में क्या हुआ कि मॉडिफाइड एलील इक्विवेलेंट टू है अनमॉडिफाइड एलील के, काम तो हो रहा है ना तब भी। देखो उस एग्जाम्पल से मुझे समझाने में आसानी हो रहा है। तो फिनोटाइप और ट्रेट सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप या फिर ट्रेट, कोई दिक्कत नहीं होगा, गुड। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट हो जाएगा। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट आप यहां नहीं समझ पाओगे, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि एंजाइम्स से, मतलब एंजाइम क्या होता है ना, बायोकैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। तो वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो बस सीधी बात, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। या फिर हम अगर फ्लावर कलर की बात करें तो फ्लावर कलर एकदम मस्त बढ़िया वाला दिखने को मिलेगा हमें, ठीक है। अच्छा, सच इक्विवेलेंट पेयर ऑफ एलील आर वेरी कॉमन, ऐसा होता है, हमें डोमिनेंट इसलिए देखने को मिलता है, जो डोमिनेंट ट्रेट है वो हमें नॉर्मली देखने को मिल जाता है। बट इफ द एलील आर नॉन फंक्शनल, प्रोड्यूस अ नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम, बात सेम ही है। नॉन फंक्शनल, देखिए वो फिजिक्स के ग्रुप वर्क में मैथ करना और कुछ ना करना सेम ही है, तो ये दोनों इफेक्टिवली सेम बात हुआ, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है कि नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम द फिनोटाइप में बी इफेक्टेड, क्योंकि सब काम आपको करना पड़ रहा है, कितना ही कर पाओगे, टाइम का भी तो मामला है ना। ग्रुप वर्क में मैं कह रहा हूं आपके पास हार्डली या 30 मिनट में सब करना होता है, दोनों मिल के करना था तब 30 मिनट में हो जाता, लेकिन आधा अधूरा काम हुआ। तो इसी तरह आधा अधूरा फिनोटाइप दिखाएगा, है ना। तो लिखा है कि द फिनोटाइप ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील, ध्यान से सुनो, जो अनमॉडिफाइड है उसी के फंक्शनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। तो डोमिनेंट वाला क्या होता है, अनमॉडिफाइड हम पकड़ के चलते हैं, और रिसेसिव वाला क्या होता है, पहले पॉइंट को छोड़ देना है जो रिसेसिव वाले में, ये फर्स्ट पॉइंट जो, अरे क्या हो गया, हाँ फर्स्ट पॉइंट नॉर्मल लेस एफिशिएंट, इसको छोड़ना है। बाकी ये दो जनरली रिसेसिव के काम करते हैं, ठीक, रिसेसिव की तरह काम करते हैं, समझ आ गया क्या। तो क्या होता था रिसेसिव में, रिसेसिव वाला ट्रेट दिखता नहीं था और डोमिनेंट वाला दिखता था। तो जो मॉडिफाइड है उसका नहीं दिखेगा कुछ,
ट्रेट वगैरह। जो अनमॉडिफाइड है उसी के ऊपर ट्रेट या फिर फिनोटाइप डिपेंड कर जाएगा। खुल रहा है, आंखें खुल रहे हैं, हो रहे कि अच्छा ये कह रहा था क्या। जो पढ़े हैं ना उनके लिए और होगा, क्योंकि वो जूझे होंगे उस डाउट से कि क्या कह रहा है भाई, ये क्या कह रहा है। ठीक है, फिर जब समझ आएगा तब उनका अच्छा ऐसा, हाँ ऐसा। देखिए अब देखिए, द अनमॉडिफाइड या फिर फंक्शनल एलील व्हिच रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल फिनोटाइप इज द डोमिनेंट एलील, है ना। और जो मॉडिफाइड है वो जनरली रिसेसिव होता है। हेंस द एग्जांपल अबाउट द रिसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल और बिकॉज नो एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड। बात समझ आ गया, एकदम एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ें, आगे बढ़ने दें या फिर नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करें। देखें टाइम कितना हुआ है। हमको तो पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, 1 घंटा हो गया है। कोडोमिनेंस तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन बातें हैं बहुत सारे बोलने वाले, दिखाने वाले। ठीक है, सोच लेते हैं एक बार, रुकिए। कोडोमिनेंस बता लेते हैं यार, ये वाला पार्ट खत्म कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो तो अब तक हम बात कर रहे थे F1 तक, है ना, where F1 resembled either of the two parents dominance, और where in between traits आ रहे थे इनकॉम्प्लीट। ये इंपॉर्टेंट, स्लिप ऑफ टंग हो रहा है मेरा, पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, बहुत देर से क्या बोलते हैं उसको, बात कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम लोग क्या सोचते हो कि वे बहुत आसान होता है क्या, बस एकदम पीडीएफ खोला और पढ़ाना शुरू कर दिया? ऐसा नहीं होता है, ठीक है, एकदम नहीं होता ऐसा। हाँ मानता हूँ, पढ़ा हुआ है, रिसेंटली पढ़ा हुआ है, लेकिन तब भी एक बार देखना पड़ता है कि भाई साहब कौन सा पार्ट कहना है कौन सा नहीं। समझाना अलग बात है, समझाना मैं एकदम ऑन पॉइंट सोचता हूँ। एग्जाम्पल्स वगैरह जो आपको, एग्जाम्पल्स मतलब मेटाफोर वगैरह जो है वो मैं ऑन पॉइंट सोचता हूँ, इसलिए थोड़ा पहले एक बार मतलब गड़बड़ हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, बोलने में, फिर बाद में जाके समझा पाता हूँ ढंग से। लेकिन एक बार देखना पड़ता है भाई, मतलब 1 घंटे का वीडियो आप देख रहे हो, मतलब ये काइंड ऑफ, उसके बाद एडिटिंग वगैरह ये सब में 2 घंटे का काम एक्स्ट्रा मतलब होता है। फिर कोई नहीं, चलो तुम लोग के लिए इतना तो कर ही सकते, बाद में देखते हैं। चलो क्या बोल रहे थे हम, इन बिटवीन, यहाँ स्लिप ऑफ टंग हो गया था। इन बिटवीन जो बात है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मैं कह रहा था, इन बिटवीन ये बात इंपॉर्टेंट है। और यहाँ जो है ना रिजम्बल्ड वाला, कि डोमिनेंस में रिजम्बल करता है किसको, आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स को, और इन बिटवीन इनकॉम्प्लीट डोमिनेंस में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही बोलना था। अब आगे बढ़ते हैं। बट इन द केस ऑफ को डोमिनेंस ऑफ F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ पेरेंट्स। ठीक है, 3 केस के लिए 3 बातें हो गए, ठीक है। को डोमिनेंस में क्या होता है, बोथ पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं, किसी को नहीं छोड़ेगा, सबका कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा करके ले लेगा। ट्रेट, कैरेक्टर नहीं ट्रेट, कैरेक्टर तो कोई स्पेसिफिक होगा, ट्रेट दोनों ही ले लेगा वो, ठीक है। अब देखो सबसे बढ़िया वाला एग्जांपल, आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या पढ़ा था, बताइए, मन ही मन बताइए, मैं सुन लूंगा। अरे बोलो बोलो। स्नैपड्रैगन एंटरहीनम स्पीशीज, साइंटिफिक नेम ये था, है ना। तो जो ब्लड ग्रुप है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो है, वो एबीओ ब्लड ग्रुप बढ़िया एग्जांपल है किसका,
किसका? कोडोमिनेंस का। ठीक है, तो जो एबीओ ब्लड ग्रुप है वो जो जीन से कंट्रोल होता है उसका नाम है कैपिटल आई। अब कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी ऐसा होता है। ठीक है, और रिसेसिव वाला जो है वो स्मॉल आई से डिनोट करते हैं हम। समझे? अब बड़े ध्यान से सुनना, बाद में जाके भी जब आप फिजियोलॉजी पढ़ोगे तब काम आएगा। ठीक है, अभी तो खैर मतलब जरूरत नहीं है। आरबीसी जो होता है ना, आरबीसी पहले ये बताओ, मन ही मन बताओ भाई, मैं सुन लूंगा। ठीक है, आरबीसी जो मैच्योर आरबीसी होता है वो न्यूक्लिएटेड होता है या फिर ए न्यूक्लिएटेड होता है? ए न्यूक्लिएटेड, ई न्यूक्लिएटेड, जो भी कहो सेम बात है। क्या होता है? बिल्कुल। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? ढंग से बोलो। बिल्कुल सही, न्यूक्लिएटेड है ना? ये बोल रहे हो ना बेटा? गधा कहीं का। ई न्यूक्लिएटेड होता है। बोलो भैया हम तो ई न्यूक्लिएटेड बोल रहे थे, आपको ढंग से सुनाई नहीं दिया, आपने बोला कि मन की बात सुन लेंगे। कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। तो ई न्यूक्लिएटेड होता है ना? और बाइकॉनकेव होता है। बहुत बढ़िया। अब बाइकॉनकेव होता है, सही बात है। तो इनके सरफेस में कुछ सरफेस प्रोटीन या फिर शुगर रहते हैं। सरफेस प्रोटीन को छोड़ो, शुगर रहते हैं कुछ। ठीक है, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ कुछ। और ये शुगर कंट्रोल्ड होते हैं आई जीन से। ठीक है, शुगर के क्या? शुगर पॉलीमर्स that protrude from its surface, and the kind of sugar is controlled by the gene. The gene I has 3 alleles, 3 एलील हैं इसके, IA, IB और I। सही बात, IA, IB और I। बहुत बढ़िया। अब अलील्स IA एंड IB स्लाइटली डिफरेंट शुगर प्रोड्यूस करते हैं, और जो स्मॉल आई है वो कोई नहीं बनाता शुगर, जैसे कि पहले हो रहा था मॉडिफाइड में नो एंजाइम्स एट ऑल। दिख रहा है क्या? गुड। अब देखो, बिकॉज द ह्यूमंस आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, ईच पर्सन पोजेस एनी टू ऑफ द टू जीन्स, है ना? आई जीन्स, वही 3 हो सकते हैं। 3 कैसे मिला फिर से? अलील किस तरीके का प्रॉपर्टी है? बोलो। पॉपुलेशन, इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, पॉपुलेशन में एलील मिलता है, वरना ये 3 एलील कहां से मिला? क्लियर हुआ? अभी अभी जाके क्लियर हुआ ना कि कैसे अलील एक पॉपुलेशन स्टडी से ही मिलता होगा, इंडिविजुअलिस्टिक नहीं हो सकता वो कभी। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता ना किसी एक पर्सन में 2 से ज्यादा एलील प्रेजेंट हो, लेकिन एक पॉपुलेशन में 3 एलील इसका मिलता है ना? तो इन तीनों में से कोई 2 कॉम्बिनेशन करके, ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन करोगे आप, परमुटेशन नहीं करोगे, कॉम्बिनेशन ही करोगे। ठीक है, थोड़ा सा मैथ जिसको पता है वो, उनको पता है मैंने अभी क्या बोला। ठीक है, और क्यों बोला। तो तो आपको पॉसिबिलिटीज मिल जाएंगे कि एक इंडिविजुअल में क्या क्या पॉसिबल एलील के कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, अच्छा, बहुत सही बात। अब देखिए, आई आई बी आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर आई, मतलब स्मॉल आई। ठीक है, स्मॉल आई इन अदर वर्ड्स क्या है? ये चलो, ये तो लिटरेचर लिख दिया है, यहाँ पर नहीं जरूरत है। हाँ, ये पार्ट आप देखो। बट जब, अब देखो क्या बोल रहे हैं ना, सीधी बात बोल रहा है कि जब आई ए प्रेजेंट होगा और आई बी प्रेजेंट होगा तब स्मॉल आई के ऊपर वो डोमिनेंट हो जाएंगे। बट जब वो 2 प्रेजेंट होंगे, आई और आई बी किसी में, तब क्या होगा? दोनों ही तो डोमिनेंट बोला मैंने अभी। हाँ, तो दोनों ही डोमिनेंट अगर एक साथ प्रेजेंट होता है तो दोनों ही ट्रेट एक साथ ही एक्सप्रेस होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक के लिए दूसरा सप्रेस हो जाएगा, वैसा ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, दोनों ही व्यू होंगे, दोनों मतलब सॉरी एक्सप्रेस होंगे। ठीक है, व्यू में कुछ और सोच रहा था, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक, क्या हो गया यहाँ पर? ये हो गया। ठीक है, और इसी वजह से शुगर में जब
दोनों का ट्रेट दिखता है आरबीसी में, तभी उसी को हम कोडोमिनेंस कहेंगे। समझ में आ रहा है? गुड। Hence the red blood cells have A and B type of sugar, both A and B type of sugar. तो ये पॉसिबल हमने ये टेबल आपको नहीं बोलूँगा कि भाई साहब ये रटो, ये रटने का कुछ है ही नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ से कुछ चीज़ें आपको समझने होंगे। देखो 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स हैं, ठीक है, 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स हैं, लेकिन फिनोटाइप्स कितने हैं? फिनोटाइप्स कितने हैं? ए बी और ओ। तो 4 फिनोटाइप्स हो गए, ये लिख के रखना है पेंसिल से, ठीक है। फिनोटाइप्स हो गए, ठीक है, ये टी है, फिनोटाइप्स हो गए, और 6 जीनोटाइप्स हो गए बेटा। ये पूछ देगा आपको कि कितने फिनोटाइप्स होते हैं और कितने जीनोटाइप्स होते हैं, एकदम। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं फिर, ठीक है। और हम यहाँ से इसके बाद से नेक्स्ट दिन शुरू करेंगे। बहुत स्लो आगे बढ़ रहा है भाई, स्पीड तो कर भी नहीं सकते ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझना पड़ेगा। जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। थोड़ा सा स्लो रखते हैं, ठीक है। अरे ऐसे बहुत चैप्टर्स आएंगे जो एकदम ऐसे चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, क्योंकि उससे मुझे पता लगता है कि आप लोगों को हेल्प हुआ एक्चुअली में, ठीक है। और अगर कुछ डाउट्स हुए तो मैं अपना इंस्टा तो टैग कर ही रहा हूँ, और आप नीचे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है जो इंस्टा यूज़ नहीं करता है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपके नीट के प्रिपरेशन में आपको इंस्टाग्राम वगैरह जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे दूर ही रहना चाहिए, ठीक है। और यूट्यूब को भी आप बहुत जुडिशियसली यूज़ कीजिए, ठीक है। आपका जब आप बायोडाइवर्सिटी पढ़ोगे ना, तो आपको एक टर्म आएगा, ठीक है, कि द प्रेडेटर्स आर प्रूडेंट नेचर में, इन नेचर द प्रेडेटर्स आर प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब बहुत जुडिशियसली अपने प्रे को वो यूज़ करता है, फ्यूचर को सोच के, ठीक है। तो आपको भी यूट्यूब के यूजेज को प्रूडेंटली यूज़ करना है। ऐसे ना हो कि आप बस उसी में घुसे रह गए, मेरा वीडियो के नीचे कुछ अलग सजेशन आ गया उसमें घुस गए, फिर उससे उस टीचर्स के लफड़े में घुस गए, फिर उससे कुछ और। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ शायद, ठीक है। और ऑब्वियसली नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को ऑब्वियसली दबाइए, क्योंकि फिर क्या होता है ना, आपको नोटिफिकेशंस आता है। लेकिन अगर आप नहीं भी दबाते हैं बेल आइकन को, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस भी होता है ना, पढ़ रहे हैं फिर नोटिफिकेशन आ गया ऐसा, ठीक है। तो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि फीड में तब आ जाएगा आपका वीडियो, मतलब मेरा वीडियो आपकी फीड में आ जाएगा, ठीक है। ओके, बाय। नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलते हैं।